नाज़रीन, न्यूजीलैंड में एक किसान ने एक अजीब फैसला किया। इसने तकरीबन 400 भेड़ों की अपनी पहली खेप एक नए बनाए गए जजीरे पर छोड़ दी। ये एक ऐसा जजीरा था जहां ना कोई इंसान था और ना ही दरख्त, बस ठंडी हवाएं, नोकीले पत्थर और एक ना खत्म होने वाला तन्हाई का एहसास। किसान का ख्याल ये था कि भेड़ें आज़ादी से घूमेंगी, कुदरती तौर पर परवान चढ़ेंगी और उनकी ऊन की पैदावार में इजाफा होगा। लेकिन जजीरे के सख्त और ख़तरनाक मौसम ने इसकी तमाम उम्मीदों को चिकनाचूर कर दिया। मऊसवर व अम्बवर मिर्ज जमिर वसलना सैलजर दुबित। किसी ने इस जजीरे का रुख ना किया। फिर तकरीबन 50 से 60 साल बाद 1970 की दहाई में जब कुछ लोग इस जजीरे पर पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा वो किसी सदमे से कम ना था। देखने वालों को यूं महसूस हुआ जैसे ये इर्तिका की कोई नई नस्ल हो। सवाल ये था कि इंसानी मदद के बगैर इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ सकती थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं कैम्बल आइलैंड की भेड़ों की अनोखी और दिल दहला देने वाली कहानी। मुआज़्ज़ज़ दोस्तों, सन 1895 में न्यूजीलैंड की हुकूमत ने कैम्बल आइलैंड को अपने चरागाही लीज के निज़ाम में शामिल किया। इस निज़ाम के तहत लोगों को सरकारी ज़मीन किराए पर लेकर जानवर पालने की इजाज़त दी गई। इस वक्त मैरिनो ऊन, जो भेड़ों से हासिल होती है, दुनिया का सबसे कीमती रेशा समझी जाती थी। लेकिन न्यूजीलैंड की मरकजी ज़मीन पर ज़मीन निहायत महंगी थी और मुकाबला भी बहुत सख्त था। दूसरी तरफ कैम्बल जजीरा मुकम्मल तौर पर खाली था, जहां न आबादी थी और न ही कोई बाकायदा निज़ाम जिंदगी। वहां सरसब्ज घास मौजूद थी, बड़ी बड़ी जड़ी बोटियां थीं और सबसे अहम बात यह कि कोई शिकारी जानवर नहीं था। बग़ैर अमिला कुदरती फरमूलन लतता। जेम्स गोल्डन, जो स्टुगो के इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने इस ज़मीन को सबसे पहले लीज पर लिया। वो खेती बाड़ी और मवेशी पालने का आगाज करने के लिए तकरीबन 400 से 500 भेड़ें लेकर आए। लंसिन अनिसवित अन वरा मंसूबा तबावता। ये जजीरा मरकजी ज़मीन से तकरीबन 660 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। सामान की तरसील निहायत मुश्किल और इंतहाई महंगी थी। औसत दालरेजीम हरारत सिर्फ 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था। तेज़ हवाएं, शदीद बर्फबारी और गैर मुतवक्के मौसमी हालात ने भेड़ों के लिए जिंदा रहना इंतहाई मुश्किल बना दिया। घास की कमी ने उनके मेयार और पैदावार को तकरीबन तबाह कर दिया और बिलाखिर ये पूरा मंसूबा नाकामी से दोचार हो गया। माली नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, चुनांचे गोल्डन को ये जजीरा छोड़ना पड़ा। लनुबव इन हालरिउदी। बाद में एक और कप्तान ने ये जजीरा लीज पर ले लिया और बड़े पैमाने पर भेड़ें पालना शुरू कर दी। इसने तकरीबन 3 से 4 हज़ार भेड़ें 3 मरहलों में जजीरे पर मुंतकिल कीं। सन 1916 तक भेड़ों की तादाद बढ़कर 8,000 तक जा पहुंची। इस वक्त ये जजीरा भेड़ों की परवरिश के लिए किसी जन्नत से कम महसूस नहीं होता था, क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर था, ख़ास तौर पर जड़ी बूटियों के लिहाज से। ये पौधे सूरज की रोशनी को जज़्ब करने और मुनफरिद हरारत पैदा करने की सलाहियत रखते थे, जिसकी बदौलत भेड़ें इंतहाई सर्द मौसम में भी गैर मामूली तौर पर जिंदा रहने के काबिल थीं। ताहम वक्त के साथ साथ हालात बदलने लगे। कुदरती ग़िज़ाई अज्जा कम होते गए और भेड़ों की तादाद में इजाफे के साथ साथ वसाइल पर दबाव बढ़ता चला गया। भेड़ों की तादाद भी कम होने लगी। ये कुदरती वसाइल की हद थी और बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी के साथ मसाइल में इजाफा होता चला गया। बिलाखिर सन 1931 में इस बड़े मंसूबे को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया गया। वही रसद के मसाइल, वही सख्त मौसम और वही मुश्किलात एक बार फिर सामने आ गईं। इस वक्त जुज़र तकरीबन रिज़र्व बाक़ित। उन्हें वापस उनके वतन ले जाने की लागत बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्हें वहीं जजीरे पर तन्हा छोड़ दिया गया। सबसे बड़ा खतरा ये था कि ये भेड़ें कुदरती तौर पर जंगली जानवर नहीं थीं। उन्हें बाकायदा ऊन की कटाई की ज़रूरत होती थी। बसूरतन दीगर ऊन उनके जिस्मों पर खौफनाक हद तक बढ़ती, जिसके नतीजे में शदीद गर्मी, इजाफी वज़न और इन्फेक्शन जैसी बीमारियां उनकी ज़िंदगी को शदीद खतरे में डाल देतीं। मज़ीद ये कि उनकी दिफाई सलाहियतें इंतहाई महदूद थीं। ना तो उन्हें शिकार करने का कोई तजर्बा था और ना ही शिकारियों से बचने की महारत। लेकिन कैम्बल जजीरे का मुनफरिद कुदरती माहौल एक मजबूत मुहाफिज साबित हुआ। बुलंद पहाड़ों और चट्टानी खतों ने जजीरे को इस तरह घेर रखा था कि बड़े शिकारी जानवर वहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे। भेड़ों को किसी बड़े शिकारी से कोई खास खतरा लाहिक नहीं था। मुसलसल तेज हवाओं ने मक्खियों, कीड़े मकवड़ों और दूसरी अनवा को वहां जिंदा रहने से रोके रखा। ये एक निहायत अहम फायदा साबित हुआ, क्योंकि उन्हीं कीड़ों की वजह से होने वाले इन्फेक्शन का खतरा तकरीबन खत्म हो गया, जो ऊन की कटाई ना होने की सूरत में एक संगीन मसला बन सकता था। यूं फितरत ने खुद ही उन भेड़ों के लिए एक गैर मुतवक्के तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया। सन 1931 और 1970 के दरमियान बग़ैर किसी इंसानी मुदाखलत के भेड़ों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आबादी को दोबारा कायम करना शुरू कर दिया। ये बका का एक ज़बरदस्त मुज़ाहरा था। जो भेड़ें सख्त और नए माहौल से मुताबकत पैदा ना कर सके, वो जल्द ही खत्म हो गईं।
लेकिन वो भेड़ें जो जिस्मानी तौर पर मजबूत थीं, जिनके दिमाग और जिस्म नए हालात के मुताबिक ढल चुके थे, वो जिंदा रही और अपनी अफजाइश को जारी रखा. Jede Nessel der Nessel sarfe Barocke beterin jinse Montagel watle chelaegid. निजता जजीरे पर वही भेड़ें दाकी रह गईं, जो इंतहाई लचकदार, ताकतवर और सख्त मौसमी हालात के लिए बेहतरीन तौर पर मौजूद थीं. ये दरअसल कुदरती इंतखाब की एक वाज़े मिसाल थी. जो صرف بتر خصوصات روال جنور زند بقاء معزز دوستو. तकरीबन 40 साल तक बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के भेड़ों ने अपने तौर तरीके बदल लिए और मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गईं. ये नस्ल जो पहले इंसानों पर मुनहसिर थी, अब फितरत के साथ हम आहंग रहते हुए एक जंगली आबादी में तब्दील हो चुकी थी. उनका रहन सहन, रवैया और हता के जिस्मानी खदोखाल भी बदल चुके थे और वो मुकम्मल तौर पर जंगली जानवरों की मानिंद हो गई थी. फिर सन 1975 में जब साइंसदान वहां पहुंचे तो उन्होंने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा. भेड़ों की जिस्मानी साख्त बदल चुकी थी. उनकी टांगें लंबी हो गई थीं और वो अपने सर ऊंचा करके चलती थीं. उनकी ऊन सर्दी और तेज हवाओं को बर्दाश्त करने के लिए इंतहाई मोटी और सख्त हो चुकी थी. सख्त पौधों के इस्तेमाल की वजह से उनके जबड़े भी मजबूत और कदरे खमदार हो गए थे, जो उन्हें सख्त नबातात को चबाने में मदद देते थे. उन्होंने इंसानी मुदाखलत के बगैर अपने जिस्म पर अलिफाग्नी वाली इजाफी ऊन को खुद बखुद झाड़ने की सलाहियत भी पैदा कर ली थी. और सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि पैदा होने वाले भीड़ के बच्चे चंद ही मिनटों में चलने फिरने लगते थे. ये खालिस जंगली बका की एक जबलुत थी, जो उन्हें फितरी तौर पर अपने माहौल में ढलने में मदद देती थी. कुदरत ने उन्हें बिल्कुल एक नए जंगली जानवर में तब्दील कर दिया था. वो मुकम्मल तौर पर जंगली और माहौल से मुवाफिक एक मजबूत नस्ल बन चुके थे. न्यूजीलैंड की हुकूमत और माहिरीन ने एक और हैरान कुन बात भी नोट की. उन्होंने देखा कि ये भेड़ें जो कुदरती तौर पर अपनी ऊन झाड़ देती थीं, वो ऊन ज़ाय नहीं हो रही थी, बल्कि जजीरे की घनी झाड़ियों और चट्टानों में फंस कर महफूज हो जाती थी. जब इस ऊन के नमूने लिबार्ट्री लाए गए और खुर्दबीन के जरिए उनका जायजा लिया गया तो साइंसदान दंग रह गए. मालूम हुआ कि सख्त तरीन मौसम और सर्द हवाओं ने इस रेशे को मजीद मजबूत, गना और गैर मामूली तौर पर पायदार बना दिया था. दुनिया का सबसे नायाब, बारीक और मजबूत तरीन रेशा बना दिया था. इसकी मुलायमत कश्मीर की ऊन से भी कहीं ज्यादा थी और ये आम ऊन के मुकाबले में वजन में निहायत हल्की थी. हुकूमत ने फौरन इस सुनहरी मौका को भांप लिया और एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसने जजीरे में बिखरी हुई इस कीमती ऊन को जमा करना शुरू कर दिया. और आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले 10 सालों में सिर्फ इसी गिरी हुई ऊन को प्रोसेस करके जब बैन अल-अक़वामी मंडी में पेश किया गया तो यूरोप और इटली के बड़े बड़े फैशन हाउसेज इसके खरीदार बन गए. इससे इतनी बड़ी रकम कमाई गई कि पिछली तमाम दहाइयों के माली नुकसानात का अजाला हो गया. ये वही सफ़ेद सोना था जिसे कभी इंसान मजबूरी में नाकाम समझकर छोड़ कर चला गया था, लेकिन कुदरत ने इसे संभाल कर रखा और फिर सूद समेत इंसान को वापस लूटा दिया. इस ऊन की मांग इस कदर बढ़ गई कि ये दुनिया की कीमती तरीन कुदरती फाइबर्स में शुमार होने लगी और कैम्बल जजीरे की ये कहानी फितरत, सब्र और कुदरती इंतखाब की एक लाजवाल मिसाल बन गई. न्यूजीलैंड के लिए यह कुदरती अजूबा एक गैर मुतवक्के लॉटरी साबित हुआ और आज भी इस नायाब ऊन से बने कोट और कपड़े दुनिया के सबसे महंगे स्टोर्स की जीनत बने हुए हैं. तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए. हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे. तब बताना बरूर खिल्लर.